नेक्स्ट पेपर 2 मैथमेटिक्स में अगर देखें FST 1 के, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल a एंड b कुछ दिए गए हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? a को लिखा जा सकता है 2r साइन a, b को 2r साइन b। इसके बेसिस पे बहुत सिंपल सा सवाल बन गया कि ये 4r स्क्वायर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फर्दर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b दोनों अननोन एंगल्स है, तो ऑफ कोर्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि 4π/9 या 2π/9 हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर 4r स्क्वायर एज इट इज रखा, इसके दो फैक्टर्स कर दिए साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। a प्लस b की बात करें तो साइन a प्लस b सेम है साइन c, सो 4r स्क्वायर साइन c और इंटू a माइनस बी कितना है, तो a माइनस बी अगर देखें अपन तो वो खुद क्या है, b के बराबर ही है, तो इसलिए साइन b, दैट मींस आंसर टू दिस कैन बी रिटन एज b इंटू c। सो वी कैन गो विद ऑप्शन c, दैट विल बी करेक्ट। नंबर 2 में अगर देखो तो तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी बहुत अच्छी सी दिखने वाली तो है नहीं। इसके अलावा जो पॉलिनोमियल है, तो मतलब सब जगह गंदगी मची हुई है, बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे केस में अपन क्या देखते हैं कि हमें कुछ बाउंडेडनेस वाली थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। अब देखो x रेज टू पावर 4, अगर सारे टर्म्स को एक साइड लेकर के आए हैं तो x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये चीज लिखी हुई थी। अगर इस पोर्शन को देखें तो ये पोर्शन कैसा है, इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसके बारे में तो हमें पता है ना कि ये हमेशा मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, -3 तक जा सकता है। भाई सम को 0 ले आना है तो बस ये कह सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा -3 से बड़ी होगी और यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होगी। तो 0 लाने का क्या तरीका होगा, जबकि ये 3 बन जाए, ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू 3 और ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू -3 को रीच करे, केवल तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 3 एंड cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शुड बी इक्वल टू -1। ये चीज कुछ इस तरीके की दे रखी है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये 3 के बराबर कब होगा, देख सकते हो ये लिखा हुआ क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो दिस x प्लस एंड -1 शुड बी सेटिस्फाइंग द अदर इक्वेशन 2। सो x इज इक्वल टू +1 अगर रखते हो तो फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइमल्टेनियसली इसको भी होल्ड कराना है, तो अपन कह सकते हैं कि cos ओवर a प्लस b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू -1 and for x is equal to -1 cos of a minus b plus c should be equal to -1, ऐसा होना चाहिए। अब तुम्हें ABC के बारे में कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं कि ABC कहां से बिलोंग करते हैं। ABC कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, इंटीजर्स ऐसा कुछ दिया तो नहीं है, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल कैसे भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन वो कहां से कहां के बीच में होंगे, 2 से 5 के बीच में। तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी के पास एक्चुअली कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए cos कितना हो जाए, -1 के बराबर। अब मुझे पता है कि cos ऑफ समथिंग अगर -1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये समथिंग क्या रहा होगा, कुछ पाई का ऑड मल्टीपल रहा होगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, भाई a की मिनिमम वैल्यू 2, b की मिनिमम वैल्यू 2, c की मिनिमम वैल्यू 2, तो a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम कितनी होगी 15। तो 6 से 15 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए cos ऑफ a प्लस b प्लस c -1 के बराबर आ जाए। तो इसके बेसिस पे अपन क्या बोल सकते हैं, 6 से बड़ा अगर पाई का मल्टीपल देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2 पाई, उससे तो कोई मतलब है नहीं, तुम्हें ऑड मल्टीपल तुम्हें खोजना है 3 पाई। तो a प्लस b प्लस c 3 पाई अगर देखें तो 3 पाई एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जो कि 6 और 15 के बीच में भी लाई करती है, और 3 पाई पे हमारे पास cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आगे अगर हम देखें 5 पाई, तो 5 पाई की बात करें तो वो कैसा हो जाएगा, वो तो 15 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 3 पाई। अब जब हम a माइनस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, अगेन a माइनस बी प्लस सी को क्या होना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना है। अगर हम इसकी बात करें, अब यहां पे ध्यान से देखना, इसमें क्या है, a माइनस बी प्लस सी है। अब अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना होगा तो क्या तरीका होना चाहिए कि a और c मेरे पास मिनिमम हो,
लेकिन उस समय बी मिनिमम नहीं चाहिए, बी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो बी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो ए और सी जब मिनिमम वैल्यू लें साइमल्टेनियसली, बी मैक्सिमम वैल्यू ले, तब जाकर के इसकी मिनिमम वैल्यू फॉर्म हो सकती है। तो a प्लस सी माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो a को मान लो मिनिमम 2 रख दिया, c को मैंने 2 रख दिया, b को मैंने मैक्सिमम 5 रख दिया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इट विल स्टार्ट टेकिंग वैल्यू सिंस -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू पे अगर हम जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, a और c को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और b को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो 5 यहां रखा, 5 c को भी दिया और b को दे दिया हमने 2। तो -1 और 8 के बीच में ऐसे कौन से ऑड मल्टीपल्स हैं ऑफ पाई के जिनके लिए -1 आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्लिक करेगा कि भाई पाई हम रख सकते हैं, ठीक है। पाई के बाद 2 पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसीडर नहीं करना है। 3 पाई तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए काम की चीज a माइनस बी प्लस सी की क्या है, पाई। a प्लस बी प्लस सी क्या है, 3 पाई। तो दैट मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 पाई एंड a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके कि a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई, और b की वैल्यू कितनी होगी, पाई के बराबर। अब हमसे ac बाई बी स्क्वायर दिया गया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन किस चीज का हो गया भाई, a b c सभी इंटीजर ही थे, सॉरी पॉजिटिव ही थे। तो इसका मतलब ac बाई बी स्क्वायर ये वैल्यू किससे कोरिलेट होगी तुम्हारी, ये वैल्यू कोरिलेट होगी तुम्हारे पास जो am gm का टर्म आता है, a प्लस सी से ac, ठीक है। तो अब ये एक क्लू था, इसलिए हमने यूज किया a प्लस सी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ac। तो अब हम देखें तो इधर क्या आ गया कि पाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ac। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ac बाई बी स्क्वायर। ac की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर है, और b की वैल्यू तो फिक्स है पाई के बराबर। तो ये वैल्यू हम कह सकते हैं कि ac बाई बी स्क्वायर will be less than or equal to 1. So we can go with option D. नंबर 3 में सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से क्या कहा जा रहा है कि एक जीपी दी गई है और जिसका फर्स्ट टर्म यूनिटी है। हमें किस पे कमेंट करना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को यूज किया गया है, a2 और a3। तो सेकंड और थर्ड टर्म क्या होगा, r और r स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन 4a2 प्लस 5a3 लिखा है, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 4r प्लस 5r स्क्वायर। अब हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू लीस्ट है, ठीक है। इसकी लीस्ट वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू कब आती है, अपने वर्टेक्स पे। तो इसके लिए अगर हम देखें कि इसका वर्टेक्स कितना आएगा, -b/2a which will be equal to -4/5 into 2, that is 10, so -2/5. That means when r is equal to -2/5, then 4r plus 5r square is taking its least value. अब उस समय पे हमसे आगे पूछा क्या जा रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो जब r की वैल्यू -2/5 है तो इसका मॉड तो 1 से छोटा है, ठीक है। इसका मॉड 1 से छोटा है अगर, तो हम जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स की सम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं ही होगा, कैन नॉट बी फाउंड एज इट डाइवर्जेस। तो डाइवर्स तो नहीं हो रही है सीरीज, इसका मॉड जो है मॉड ऑफ r दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना है, a/1 माइनस r, यही होता है। फर्स्ट टर्म 1 बता ही दी गई, और r कितना है, -2/5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/5। सो आंसर विल बी इक्वल टू 5/7। सो वी कैन गो विद ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज अगेन एन इजी प्रॉब्लम। क्या कहा गया, 5000 और 6000 के बीच में 4 डिजिट नंबर्स। भाई कुछ भी 4 डिजिट नंबर 5000 और 6000 के बीच लिखोगे, जो 1000 प्लेस है उस पे वहां पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अपने को पता है जिन भी नंबर्स के बारे में बात की जा रही है उनका 1000 प्लेस क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो बाकी बचे क्या, 3 प्लेसेस। इन 3 प्लेसेस पे हमें कुछ भी रखना है। अब क्या कहा जा रहा है इन 3 प्लेसेस को रखने के बारे में कि 1000 डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 3 डिजिट। तो यहाँ पे हम कुछ भी भर दें, उनका सम क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए x भर देता हूँ, या फिर y भर देता हूँ, या फिर z भर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए कि भाई ये x, y और z का सम कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो मेरे पास सिंपल सी बात है कि मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 कितने तरीके से हो सकता है। वहां पे मैं x की जगह 0 भी यूज कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लास्ट प्लेस पे इधर भी 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। 0 से प्रॉब्लम कब आती, जब पहले प्लेस पे आ जाता। यहाँ पे तो पहला प्लेस ऐसे ही ऑक्यूपाइड है 5 से, तो बाकी x + y + z = 5 के कितने सोल्यूशंस होंगे। तो इसका तुम्हें पता होता है कि अगर हम x1 + x2 है ना, इस तरीके की इक्वेशन होती है, xr = n, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, n + r - 1 cr - 1। यहां पे कितने होंगे फिर 5 + 3 - 1, so 5 + 3 - 1 c3 - 1 7 c2, that means answer will be 21 and we can go with option B। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो दो सर्कल्स हैं C1 और C2 और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन पॉइंट्स 1 2 एंड 2,1, ठीक है। और BD, ठीक है, इससे होकर के एक कॉमन टेंजेंट है 4x - 2y = 9, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं जो कि वैसे हमारे पास नोट्स में लिखा होता है बट अपन ना तो याद रखते हैं ना ही उसका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज किया होगा, तो उसके थ्रू अगर उस कंसेप्ट को अगर यूज करें तो हमारे पास स्टेप्स काफी रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। ए पता है हमें, बी और डी हमें इतना पता है केवल कि 4x - 2y = 9 पे लाई करेगा, और सी पॉइंट हमने मान लिया कि यही पॉइंट h, के हमें फाइंड आउट करना है। अब पैरेललोग्राम के बारे में हमें क्या पता होता है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो P पॉइंट जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो P पॉइंट है उसको लिखा जा सकता है, जो कि वो AC का मिड पॉइंट है, सो इट विल बी इक्वल टू h + 1/2 k + 2/2, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे AE को क्या बोलोगे, AE को रेडिकल एक्सिस बोल सकते हो। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x + y = 3 बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2 एंड 2,1। अब रेडिकल एक्सिस के बारे में यही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो कि हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है, अपन ने लिख रखा है कि ये x + y = 3 या फिर क्या रेडिकल एक्सिस जो होती है, रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट। ये प्रॉपर्टी अगर यूज कर ले तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि हमने ये बोला कि ये जो B और D है, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट जा रही है, इस पे ये जो P पॉइंट है वो क्या है, ये रेडिकल एक्सिस और इस कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस ने क्या बोला कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो B और D का मिड पॉइंट क्या आएगा, P आएगा। तो P पॉइंट लिखने का एक तरीका क्या हो गया कि हम x + y = 3 और ये कॉमन टेंजेंट 4x - 2y = 9, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें। सो x + y = 3 एंड 4x - 2y = 9, इनका जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। यहां से देख सकते हो कि अगर हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, मतलब इसको लिख सकते हो 2x - y = 9/2। तो अगर हम ऐड कर लें उसके बाद, सो 3x कैन बी रिटन एज 3 और 9/2 और यहां से आ जाएगा हमारे पास +3। सो x विल बी इक्वल टू 5/2 एंड y विल बी इक्वल टू 1/2। दूसरे वाली इक्वेशन को अगर हम एक बार चेक करने के पर्पज से बस देख लें तो 20/2 - 2/2, सो 9। तो ये 5/2, 1/2 क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारे पास P का कोऑर्डिनेट। सो P के लिए अपन आगे बोल सकते हैं कि P क्या था, h + 1/2 k + 2/2। अब उसी को मैंने अब लिख लिया 5/2, 1/2, दैट मीन्स h कितना हो गया 4 और k की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास -1। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन 4, -1। नंबर 6 में अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इलिप्स की फोकाई और हाइपरबोला की फोकाई कोइंसाइड करती है। इलिप्स की फोकाई के बारे में कोई खास टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, नॉन इलिप्स है अपना, जहां पे इलिप्स का ए कितना है 5 और ई की अगर मैं बात करूं √1 - b² a² विच इज 4/5। तो मैं कह सकता हूं फोकस कितना आने वाला है ±4, 0। ये इसका फोकस हो गया। अब यही फोकस मुझे रखना है हाइपरबोला के लिए भी, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी रखनी है मुझे, 2 रखनी है। भाई हाइपरबोला में फिर से भाई फोकस क्या होता है, ए ही होता है,
लेकिन इस बार अगर मैं a इंटू ई एच मतलब a इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला की बात करूं तो वो फिर से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ई एच चूंकि 2 के बराबर गिवन है, दैट मींस कि a की वैल्यू हाइपरबोला के लिए कितनी रहने वाली है, 2 आने वाली है। अब b की अगर हम बात करें तो e के बारे में हमें हाइपरबोला के क्या पता होता है, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो e हमारे पास 2 गिवन है, यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4 प्लस 1 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हाइपरबोला के बारे में हमें क्या पता चला कि a शुड बी इक्वल टू 2 एंड b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12। तो इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वी कैन गो विद ऑप्शन b, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फिर से वैसा ही कुछ दिख रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा था। एक पॉलिनोमियल है और एक गंदी सी दिखने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फिर से बाउंडेडनेस का केस, और पॉलिनोमियल भी ऐसी है जिसका रेंज तुम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि भाई दे रखा है कि साइन पाई एक्स बाई 2 रूट 3 इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 4। इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब इसके बारे में हमें पता चल गया कि भाई ये जो है हमेशा राइट साइड कैसा आने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इसके बारे में क्या है, ये तो हमेशा कैसा आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं कि इक्वालिटी कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब दोनों ही क्या हो, 1 के बराबर हो। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ये चूंकि हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 था, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो हमें 1 की इक्वालिटी चाहिए, तभी जाके अपना काम बनेगा। तो साइन ओवर पाई एक्स बाई 2 रूट 3 शुड बी इक्वल टू 1 एंड x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ऐसे किसी x के लिए होल्ड करेंगी तभी केवल वो सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो सोल्यूशन। तो इसकी बात करूं तो x कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है ऑफ कोर्स। ठीक है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू रूट 3। अब मैं अगर x इज इक्वल टू रूट 3 यहां पे रखता हूं तो मेरे पास हम कह सकते हैं कि साइन रूट 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 3, दैट मींस x इज इक्वल टू रूट 3 रख के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ x इज इक्वल टू रूट 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे कि यहाँ पे साइन पाई बाई 2 बन जाएगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। मतलब x इज इक्वल टू रूट 3 से ये भी काम बन गया अपना, ये भी काम बन गया। सो x इज इक्वल टू रूट 3 विल बी ओनली सोल्यूशन, वी कैन गो विद ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे क्वेश्चन तो फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में अपन करते थे FOM 1 में। यहाँ पे अपन क्या है कि दो इक्वेशन मतलब एक ही इक्वेशन है और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। क्या करते हैं अपन, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम वगैरह हटा करके। सो 2y प्लस 5x इज इक्वल टू 1/3 और इंटू xy, ऐसा कह सकता हूं मैं। सो xy माइनस 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने इसको लिख लिया x y माइनस 15 माइनस 6। मुझे क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि मतलब पोस्ट फैक्टराइजेशन वाली चीज कि ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमारे यहाँ दो फैक्टर्स बन जाएं। तो मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स y माइनस 15 चाहिए, दैट मींस मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में 90 ऐड किया। ये टर्म नहीं थी ना -6 इंटू -15 वाली, तो मैंने इधर भी ऐड करना पड़ेगा 90। तो मेरे पास बन गया x माइनस 6 इंटू y माइनस 15 इज इक्वल टू 90। So it can be written as 2 into 3 square into 5। अब यहाँ पे हमारे पास, अब ऑप्शंस पे अपन जाएं तो जैसे मान लो मैं देखता हूं ऑप्शन सी में क्या दे रखा है कि x इज इवन। चलो अगर मैं ऑप्शन सी की पहले बात कर रहा हूं मैं, तो क्या दे रखा है x इज इवन। तो अगर x इवन है तो x माइनस 6 कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अगर y ऑड है, ठीक है, इफ x इज इवन वेयर एज y इज ऑड, तो y अगर ऑड है तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब x इवन था तो x माइनस 6 भी इवन, और y माइनस 15 चूंकि y ऑड था तो ये भी इवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x माइनस 6 में भी एक 2 चाहिए, यहां पे भी 2 चाहिए। तो अगर दोनों जगह 2 चाहिए तो जब प्रोडक्ट करोगे तब तो 2 की पावर मिनिमम कितनी होगी, 2 तो होनी चाहिए। यहां पे लेकिन 2 की पावर 1 ही प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है।
फिर जब हम डी ऑप्शन की इसी तरीके से बात करें, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि अगर x ऑड हो गया, अगर x ऑड हो गया तो x माइनस 6 ऐसे केस में कैसा होगा, ऑड। और अगर y चूंकि इवन दिया हुआ है तो y माइनस 15 कैसा हो जाएगा, ऑड। अब तो और दिक्कत हो गई, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो प्रोडक्ट को ऐसा होना चाहिए ऑड, लेकिन भाई यहाँ पे क्या है, इवन है, इसका मतलब कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, कोई भी इस तरीके के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सी और डी दोनों ऑप्शंस मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने 0 दे रखा है, इसलिए सी और डी ऑप्शंस को अपन करेक्ट बोल सकते हैं। फिर अपन आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन, मतलब ए और बी की साइड में। ए में क्या कहा गया, ए में कहा गया कि x एंड y बोथ आर इवन। तो भाई अगर x और y दोनों इवन है तो x माइनस 6 क्या रहने वाला है, इवन, और y माइनस 15 कैसा रहने वाला है, ऑड। अब समझो बात को, मेरे पास 2 एक ही था, ठीक है, अब 2 एक ही था, उसको मुझे पक्का x में चाहिए ना, x माइनस 6 वाले ब्रैकेट में मेरे पास 2 होना ही चाहिए, क्योंकि x माइनस 6 कैसा है, इवन है। तो ये 2 कहां से आया होगा, x माइनस 6 से आया होगा, इसमें से तो आ नहीं सकता, क्योंकि y माइनस 15 कैसा था मेरा, ऑड था। तो x माइनस 6 के साथ मतलब मुझे पता है कि ये जो 2 जाना है वो x माइनस 6 वाली टर्म के साथ ही जाना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 6, ये मतलब बेसिकली हमें करना क्या है कि इनको फैक्टराइज करके लिखना है कि इसके कितने फैक्टर्स ऐसे क्रिएट कर सकता हूं मैं। तो 2 को तो मुझे इधर ही भेजना पड़ेगा, तो 2 को भेजने का मेरे पास एक ही तरीका है, 3 को भेजने के मेरे पास क्या 3 तरीके हो गए ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अपन ये करते थे n इज इक्वल टू a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q c रेज टू पावर r है, तो इसके कितने हम डिवाइजर्स बना सकते हैं, यही करते थे ना कि p+1 q+1 r+1 इस तरीके की चीज है। तो यहां पे भी वही चीज है, 3 स्क्वायर दिया गया है तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने, 3 की पावर डिस्ट्रीब्यूट करने कितने तरीके हो जाएंगे, 2+1। इसी तरीके से 5 की पावर 1 दी गई है तो यहां पे कितने तरीके हो जाएंगे, 1+1। सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। वहीं पे अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में दे रखा है x एंड y बोथ आर ऑड। तो अब देखो x माइनस 6 कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, लेकिन y माइनस 15 मेरे पास कैसा आ गया, इवन आ गया। ठीक है, x माइनस 6 ऑड था, y माइनस 15 कैसा था, इवन था। फिर से वही सेम चीज जो यहां पे थी ए ऑप्शन में, सेम चीज फिर से बी ऑप्शन में भी है कि भाई ये जो मेरा 2 है वो कहां पे जाना चाहिए, y माइनस 15 वाले ब्रैकेट में जाना चाहिए। 3 के लिए तो अभी भी मेरे पास पूरी चॉइस है, मेरे पास 3 तरीके हैं। 5 के लिए मेरे पास अभी भी 2 तरीके हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा है सेम चीज नीचे भी फॉलो हो जाएगी और आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। देखें तो 9th क्वेश्चन में 5 आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं ऑफ वन काइंड, 3 आइडेंटिकल फ्लावर्स ऑफ अनदर काइंड, और इनसे गार्लैंड बनाना है। गार्लैंड का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने 3 डिफरेंट, मतलब 3 जो एक टाइप के फ्लावर्स हैं उनको प्लेस कर दिया। इन दोनों के बीच में सपोज x चीजें हैं, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में z। ठीक है, आइडेंटिकल है तो इससे मैटर नहीं रहता कि कौन कहां पे है, सब बराबर है। ठीक है, तो x y और z। अब x कुछ एक, वो जो 5 अभी भी हमारे पास फ्लावर्स एक टाइप के पड़े हुए हैं उनमें से कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे। तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 5। इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और ध्यान रहे इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 2 2 देता हूं और अगली बार मैं इसको 2 इसको 2 इसको 1 देता हूं तो दैट इज आइडेंटिकल। बात समझ में आ रही है, 1 2 2 या फिर 2 2 1, बात तो बराबर ही है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट में इससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके के आइडेंटिकल चीजों को हम अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने इसको x को सपोज रख दिया 0,0,5, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग एक केस है। अगली बार मैंने रख दिया मान लो 1,0,4, अगली बार मैंने रख दिया 1,1,3, फिर मैंने रख दिया 2,1,2। ठीक है, अब 2 1 2 2 2 1 ये अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, 1 1 3 1 3 1 ऐसे अलग नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि बात तो सेम ही आने वाली है ना हर बार।
तो इसके अलावा और क्या सोल्यूशन आ सकता है हमारे पास? इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि 2 3 0, ये 5 केसेस होंगे, जबकि हमारे पास x + y + z = 5 आएगा। ये हमारे पास सारे केसेस हमें काउंट करने पड़ रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया? एक ऑप्शन हो गया मेरे पास A, और मैं उसी चीज को D ऑप्शन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही बात तो मैंने कही है ना कि x y z बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी x y से बड़ा है और कभी y x से बड़ा है। ठीक है, मतलब एक बार मैं कहता हूं कि 2 1 2 को अलग काउंट कर लिया, अगली बार मैंने 1 2 2 को अलग काउंट कर लिया। ये चीज नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास A और D ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। वी कैन गो विद ऑप्शंस A एंड D। देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में एक जीपी लिखी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और उसका सम 4 + 2/√3 है, करस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो जीपी का अगर मैं सम देखूं तो जीपी का सम कितना होगा? 1/1 - sin x = 4 + 2√3। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि 1/4 + 2√3 विल बी इक्वल टू 1 - sin x, ऐसा बोल सकता हूं। अब मेरे पास इसको अगर देखें अपन, ये सिंप्लीफाई करके मैं क्या इसको कुछ सिंप्लीफाई वगैरह कर सकता हूँ क्या? एक बार को मैं 1 को भी इसी साइड लेता आता हूँ। तो sin x क्या लिखा हुआ है? 1 - 1/4 + 2√3, ये लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास? 4 + 2√3 -1, 3 + 2√3 अपॉन नीचे क्या बन गया? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × √3 + 2, डिनोमिनेटर वाली चीज को, या बल्कि इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 + 2√3 ऐसा ही लिख लिया मैंने। ठीक, अब ऊपर वाली चीज में अगर देखें हम तो लिखा हुआ क्या है? √3 कॉमन लूं तो 2 + √3, ये चीज लिखी हुई है। और नीचे क्या था? 2 कॉमन लूं तो 2 + √3 लिखा हुआ था। तो मेरे पास बन गया यहाँ से sin x = √3/2, और x की वैल्यू यहाँ से मैं कह सकता हूँ गिवन ऑप्शंस में से क्या हो सकती है? π/3 भी चल जाएगी और 2π/3 चल जाएगी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर विल बी A एंड C। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अब सबसे पहले कह दिया कि भाई जो भी इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी है? <<1 है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं यहां से कह लेता हूं कि भाई मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आने वाला है? प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा रहने वाला है, मैं mod ऑफ अल्फा × mod ऑफ बीटा की बात कर रहा, क्योंकि यहाँ पे दिया कि mod ऑफ अल्फा <<1 है, mod ऑफ बीटा <<1 है, तो इसका मतलब mod ऑफ अल्फा × बीटा भी कैसा होगा? <<1 होगा। mod ऑफ अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -b। सो यहाँ पे -b का mod विल बी <1। -b का mod कहो या फिर b का mod कहो, बात बराबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऑप्शन ए को अपन बोल सकते हैं करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये कहा गया ना। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी है? 1 से छोटी है, तो इसका मतलब एक रूट -1 और 0 के बीच में है, दूसरा रूट 0 और 1 के बीच में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा क्वाड्रेटिक जो था, अगर मैं यहाँ पे -1 मार्क करता हूं, यहाँ पे 1, तो कुछ क्वाड्रेटिक इस तरीके का रहा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 0 पे इसका कुछ है वर्टेक्स वगैरह, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बस इतना मेरे को इसी से मतलब है कि एक रूट -1 और 0 के बीच में था, दूसरा रूट 0 और 1 के बीच में था। लेकिन इस डायग्राम से मेरे पास क्लियर क्या हो गया कि मेरे पास -1 पे इस अपवर्ड पैराबोला में मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो f ऑफ -1 की बात करूं या फिर f ऑफ 1 की बात करूं, दोनों ही रिजल्ट कैसे आएंगे मेरे पास? पॉजिटिव ही आएंगे। f ऑफ -1 देखें तो f ऑफ -1 का मतलब कितना है? 1 + a - b, और f ऑफ 1 की बात करूं तो 1 - a - b, और दोनों ही वैल्यूज कैसी रहने वाली हैं हमारे पास? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहां से b - a विल बी <1, इसको बोल सकता हूं मैं इधर साइड ले जाकर के, b - a विल बी <1, और इधर मैं बोल सकता हूं कि 1 is greater than a plus b, 1 is greater than a plus b। तो इसके बेसिस पे हमारे पास b और c ऑप्शंस भी आ गए, ये b और c ऑप्शंस आ गए, a ऑप्शन हमारे पास पहले ही आ चुका था। डी ऑप्शन के लिए अपन ऐसा कुछ कमेंट बिल्कुल पता ही चल रहा है कि नहीं करना होगा, क्योंकि b - a <1 है, तो a - b की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन -1 होगी। बस इतना ही इस पे कमेंट कर पाएंगे। सो ऑप्शन A B C यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कब? जबकि तुम्हें नोट्स वाली चीजों का सही से ध्यान ना हो। अगर नोट्स वाली चीजों का तुम्हें सही से ध्यान है तो फिर क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बचता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये कंसेप्ट अगेन ऐसा है जो कि थोड़ा कम यूज किया जाता है, बट अपन लिखते इसको कई बार है, रिकॉल भी कई बार करते हैं। देखो, सबसे पहले कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर दे रखे हैं और मुझे इक्वेशन एक साइड की दे रखी है। ठीक है, मुझे इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल निकालना है, मुझे सेंट्रॉइड की इक्वेशन टर्म निकालनी है, सेंट्रॉइड क्या आएगा, सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें हुई। एक चीज हुई तुम्हारे पास, चूंकि सरकम सेंटर तो पता ही है तुम्हें, तो सरकम रेडियस आइडेंटिफाई कर लोगे तो सर्कल सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी चीज बची सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड तो कोई बड़ी बात है नहीं, सेंट्रॉइड के बारे में तुम्हें पता ही होता है कि अपन क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो यूज करते थे, H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉइड और O सरकम सेंटर। इनके बीच क्या रहता था, 2:1 का इंटरनल रेशियो रहता था। H के बारे में हमें पता है 3,4, O के बारे में हमें पता है, यहां पे वैसे उसने क्वेश्चन में C से रिप्रेजेंट किया बट दैट इज नॉट एन इशू। और यहां पे सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर हमारा है 1,2। अब इसको 2:1 में हम इंटरनली डिवाइड करके G निकाल सकते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 5/3, 8/3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन C तो करेक्ट है। ठीक है, अब बाकी बची बात कहां पे, सरकम रेडियस निकालने पे। अब फिर से यहां पे वही रेयरली यूज्ड कांसेप्ट अगर अपन रिकॉल करना चाहें तो वो क्या है कि अपन बोलते हैं कि ऑर्थो सेंटर की मिरर इमेज जब हम किसी भी साइड में लेते हैं ट्रायंगल के, तो जो मिरर इमेज आती है वो कहां पे लाई करती है, सरकम सर्कल पे। मैं वापस से इस कंसेप्ट को बोल रहा हूं, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन सरकम सर्कल। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन एनी साइड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन सरकम सर्कल। अब अगर ये चीज तुम्हें याद आ जाती है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारे पास सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर हमें पता ही है, साइड हमें पता ही है, तो बस हमें मिरर इमेज निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या बचा कि फाइंड एक तरीके से इमेज ऑफ पॉइंट 3,4 इन लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस इस पॉइंट की यहां पे इमेज निकालनी है। इस पॉइंट की जैसे ही इमेज निकाल ली, सपोज तुमने ये आता है, मान लिया मैंने कि इमेज कम्स आउट टू बी a, b। तो जैसे ही तुमने इमेज फाइंड आउट कर ली तो इसका मतलब तुम्हारे पास उस सरकम सर्कल का एक पॉइंट आ गया। सेंटर तो तुम्हें सरकम सेंटर तो पहले ही से पता था 1,2। ठीक है, यहां का पॉइंट अगर a, b भी तुम्हारे पास आ गया तो तुम सरकम सर्कल की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। तो होल क्वेश्चन इज अबाउट रिकॉलिंग दिस कंसेप्ट कि इमेज ऑफ पॉइंट 3,4 इन x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 will lie on circum circle. Circum center is already given. If we are able to find this a, b, we can easily write equation of circle. कुछ इस तरीके का सेटअप दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,4 और रेडियस 5 है, और दिया गया कि लाइंस हैं जो कि इसको टच कर रही हैं। 3x माइनस 4y माइनस k लिखा, मतलब उसने जो भी टेंजेंट की बात करी उसका स्लोप फिक्स कर दिया। तो एक ही स्लोप की किसी सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो पैरेलल टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब मुझे इनके लिए फाइंड आउट करना है कि भाई ये k की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि कहां पे टच करती है, पॉइंट a, b पे। बस इतना ही क्वेश्चन है। अगेन डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा कि 2,4 है, अगर उससे मैं 5 यूनिट्स इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे a, b मिलेगा। दूसरी डायरेक्शन में आऊंगा तो मुझे इस वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग कह लो, इसके करस्पॉन्डिंग वाला a, b मिल जाएगा। तो मुझे अगर एक फिक्स पॉइंट पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, मेरे को डायरेक्शन भी पता है, क्योंकि भाई इसकी स्लोप कितनी थी, इसकी स्लोप थी 3/4। तो अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, उस लाइन की डायरेक्शन में जो कि उसके परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पे स्लोप कितनी आएगी, -4/3 आएगी। इस लाइन की स्लोप की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज -4/3।
तो अगर मैं 2,4 से 5 यूनिट्स इस डायरेक्शन में चल गया तो मैं a, b पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही मैं 5 यूनिट्स इस डायरेक्शन में पहुंच गया तो करस्पॉन्डिंग a, b पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे क्या यूज करना है? पैरामीट्रिक पॉइंट्स। कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पता है कि मुझे -4/3 के अकॉर्डिंग चलना है। तो m इज इक्वल टू, अगर -4/3 के अकॉर्डिंग चलते हैं, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा नेगेटिव साइन cos के साथ जाता है, साइन हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। cos थीटा -4/5, और वहीं पे साइन थीटा कितना हो गया? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। cos थीटा हमारे पास -3/5 और साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। ये आ जाएगी वैल्यूज। अब मुझे a, b पे पहुंचना है, तो a, b के लिए मैं क्या कर सकता हूं? a, b के लिए मैं 2 ± r cos थीटा, ठीक है, x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा, यही करते हैं ना पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो 2 ± कितने यूनिट्स? 5 यूनिट्स cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली 4 ± कितना? 5 यूनिट्स साइन थीटा। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई? जब मैं प्लस साइन यूज करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 + 5 × -3/5, मतलब आ जाएगा -1, और 4 + 5 × 4/5 मतलब 8। दूसरी चॉइस मेरे पास क्या है? माइनस साइन यूज करना। अगर माइनस साइन यूज करता हूं तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 5, और इधर आ जाएगा मेरे पास 4 -5 × 4/5 मतलब 0। तो a, b की मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक है -1,8, दूसरी है 5,0। जब -1,8 की बात करूं, मुझे k निकालना था। मेरे पास पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या लाई कर रहा है? -1,8 लाई कर रहा है। सेटिस्फाई करा दो, k निकल जाएगा। तो 3 × -1 -4 × 8 k = 0। तो इस AB के करस्पॉन्डिंग k यहां से तुम्हारे पास आ गया कि वैल्यू कितनी हो गई? -3 -32। सो k = -35। ये k की एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब 5,0 को यूज करो कि भाई 5,0 इस पे लाई अगर कर जाएगा तो 3 × 5 -4 × 0 k = 0। दैट मींस k की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। तो एक तो a, b और k क्या आ गए? -1, 8 और -35। दूसरे क्या हो गए? 5, 0 और 15। तो यहां से हम करस्पॉन्डिंगली आंसर निकालने के लिए जाएंगे। 5 + 0 + 15 वैल्यू कितनी हो गई? 20, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा -35, -1, -36 + 8 -28, इसका मतलब कि ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो वी कैन गो विद ऑप्शंस ए एंड डी। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले x, ऑफ कोर्स ऐसा एक्सप्रेशन दिया, सॉल्व तो नहीं करोगे, ठीक है। क्या देखना चाहिए तुम्हें कि x⁻² 2010 + 1। अगर इसकी मैं बात करूं कि x⁻² 2010 + 1 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों अपने, अब यहां पे थोड़ा सा ये ट्रिक है कि इसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो x⁻² 2010 + 1, इसके बारे में मैं बोल सकता हूं /2 अगर मैंने यूज किया, मतलब किधर जा रहा हूं मैं? am की ओर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? x⁻⁴ 1005, ये gm आएगा। सो x⁻² 2010 + 1 will always be greater than or equal to 2x 1005। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा पार्ट है 1 + x + x² up to x⁻² 2008, कितने टर्म्स हो गए? x की पावर 0 था, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1 + x², ठीक है। तो कितने, दो के गैप पे है, कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? x की पावर 0 था, फिर 2 था, और सबसे आगे क्या है? 2008 है। कितने टर्म्स हुए? 1005 टर्म्स। यहाँ पे 1005 टर्म्स आ गए। ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स gm कितना होगा? तो अब इसका अगर हम gm निकालने की बात करें तो x⁻⁴ 0 + 2 अप टू कहां तक? 2008 होल रेज़ टू पावर 1/2000, सॉरी कितने टर्म्स थे हमारे पास? 1005। ये आ जाएगा। तो मैंने इसको भी लिख लिया कि 1 + x² + x4 अप टू x⁻² 2008 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1005 को इस साइड करो,
ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई हो गए x1004, समझ सकते हो, 2 कॉमन निकाल लोगे, 1 से लेकर के 1004 तक का सम लिखा गया था। ठीक है, अब देखो, अगर इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दी, इसको 2 बोल दिया, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो रहा है कि x रेज टू पावर 2010 प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 अप टू x रेज टू पावर 2008 is greater than or equal to 2010 x raised to power 2009। लेकिन मुझे तो क्या कहा गया, इक्वालिटी है, इक्वालिटी अगर आएगी, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करानी है, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कब करेगी, जबकि यहाँ पे भी इक्वालिटी रही हो, यहाँ पे भी इक्वालिटी रही हो। ठीक है, तो फॉर इक्वालिटी AM शुड बी इक्वल टू GM, और AM GM कब बराबर होते हैं, जब इन्वॉल्व सारे नंबर्स आपस में बराबर हो। तो इन्वॉल्व नंबर्स मतलब x रेज टू पावर 2010 शुड बी इक्वल टू 1, x रेज टू पावर 2010 शुड बी इक्वल टू 1, एंड हियर x स्क्वायर, x4, x6 एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर, x4, x6 एवरीथिंग x रेज टू पावर 2008 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से इन दोनों से क्या हमारे पास आ गया कि x की दो वैल्यूज अलाउड होंगी, +1 भी अलाउड होगा और -1 भी। अब देखो, अब यहां से तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +1 -1, लेकिन अब +1 और -1 में तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि -1 अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, जबकि लेफ्ट हैंड साइड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हम कह रहे हैं कि जब हम x इक्वल टू -1 को यूज करेंगे तो हमारा LHS, इधर लिखता हूं मैं RHS, LHS तो मेरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन RHS कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो ऑफ कोर्स वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 1 ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है पॉइंट 1,2, x की जगह मैं 1 रख दे रहा हूं, 1,2 लाइज इनसाइड पैराबोला। अब पैराबोला के बारे में तुम्हें पता ही है कि भाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये कैसा बनेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके का, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 1 पे इसका वर्टेक्स होगा और ये पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा। ठीक है, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि हम किसकी बात करने वाले थे, 1,2 की, तो 1,2 इससे ऊपर ही लाई करेगा, मतलब इनसाइड पैराबोला है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। हमारा बी और सी ऑप्शंस करेक्ट हो चुके हैं। और तीसरा कि इमेज ऑफ पॉइंट 1,2 अगेन इन मिरर y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x में 1,2 का मिरर इमेज क्या आएगा, 2,1 आएगा, जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर विल बी बी एंड सी। कॉम्प्रिहेंशन जो है 15-16 वाला, अब यहां पे क्या है कि एक तो हमारे पास कह लो सर्कल है और दूसरा क्या है, एक हाइपरबोला वगैरह है। तो एक सर्कल और एक हाइपरबोला के इंटरसेक्शन हो रहा है 4 पॉइंट्स पे, और उनके थ्रू हमसे कहा जा रहा है कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, एक पैराबोला पे लाई करते हैं। तो अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स S1 एंड S2। ठीक है, अगर S1 और S2 दो कर्व्स हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला मतलब उनकी फैमिली का क्या हो गया, मेंबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो नया कर्व भी बनेगा वो कर्व किस तरीके का होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस S1 प्लस लैम्डा S2 शुड रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा है, इस तरीके की वैल्यूज दी गई हैं कि तुम्हारे पास काम बहुत आसानी से बन जा रहा है। क्या है वो, अगर मैं लैम्डा को 1 रखते हुए केवल एनालाइज करूं, ठीक है, तो मेरे पास S1 प्लस S2 से क्या टर्म बनने वाली है, मेरा y स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहा है, x में क्वाड्रेटिक रह रही है और y में लीनियर। इसका मतलब हमारे पास एक पैराबोला रेडी हो गया। तो अगर मैं लैम्डा को 1 रखता हूं तो मुझे ये क्लियरली दिख जा रहा है कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है वो, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y plus 26 is equal to 0. So x square plus 6x plus 13 minus 4y is equal to 0. पता चल रहा है कि ये किस चीज की इक्वेशन है, एक पैराबोला की इक्वेशन है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत इजीली काम बन गया हमारा, वाई स्क्वायर में हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर था, एक पैराबोला मिल गया हमें विच इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे तो हम कहें कि सबसे पहले 15th वाला क्वेश्चन था ये, तो 15th क्वेश्चन में हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3,2, ठीक है, -3,2 से हम इस कर्व पे, ठीक है, किस कर्व की बात की जा रही है, यही इसी कर्व की बात की जा रही है, इस पैराबोला की, और उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कितने टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमें पता क्या करना होगा कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला या फिर ऑन पैराबोला। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि x² + 6x + 13 - 4y, ठीक है, इसके अंदर लाई कर रहा है वो पॉइंट -3,2 या फिर बाहर लाई कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, S1 निकालना चाहिए। S1 कितना आ जाएगा, S1 मतलब x1² + 6x1 + 13 - 4y1, तुम इसको निकालो। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है, 9 - 18 + 13 और -8, ठीक है। तो अब हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, क्या ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये चीज कहां पे लाई कर रही होगी, इनसाइड लाई कर रही होगी, और अगर इनसाइड लाई कर रही है तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, सो आंसर विल बी 0, दैट मींस कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। So for 15th question, I say कि we should go with option C, and for 16th option A will be correct. 17, 18, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है और मे बी कुछ लोगों को सिंबल्स की वजह से कंफ्यूजन हो जाए, बट टी आर का ध्यान देना कि टी आर यहाँ कोई टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। टी आर क्या दिया हुआ है, 3TR = SR + 1 - SR, ठीक है, और SR + 1 - SR अभी ऐसा नहीं है कि किसी सीरीज के R + 1 टर्म्स और R टर्म्स के सम्स का डिफरेंस है, नहीं, क्योंकि SR + 1 एक कंप्लीटली डिफरेंट सीरीज है, SR एक कंप्लीटली डिफरेंट सीरीज है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। SR में क्या है, SR में कॉमन डिफरेंस अलग है, फर्स्ट टर्म अलग है, और SR + 1 में फिर से कॉमन डिफरेंस अलग है, फर्स्ट टर्म अलग है। तो ये चीज का तुम्हें सबसे पहले क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मुझे क्या चाहिए, समेशन ओवर SR, ठीक है, समेशन ओवर SR, R बिलोंग्स टू 1 से 12 तक। तो SR की अगर बात करें तो SR क्या है, SR डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, whose first term is R - 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स SR के लिए क्या है, R है, by 2, n/2, 2 into फर्स्ट टर्म करते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, R - 1 प्लस n - 1 into d बोलते हैं, तो n - 1 that is R - 1 into d that is 2R - 3, ये चीज दी गई है। क्या कहा हमने, n/2 की जगह पे, n की जगह पे R हो गया, 2 into a फर्स्ट टर्म R - 1 प्लस n - 1 की जगह R - 1 into कॉमन डिफरेंस 2R - 3, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, R/2 2R - 2 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 2R² - 5R + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया कि दिस कम्स आउट एज R³ - 3/2R² प्लस R/2 विच इज SR। फाइन। अब समेशन ओवर SR हमें फाइंड आउट करना है, तो समेशन ओवर SR इज नॉट एन बिग इशू। R = 1 से 12 कहा जा रहा है, समेशन ओवर मतलब करना था हमें R³ - 3/2R² प्लस R/2, समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सिंपल सी बात है। तो समेशन ओवर R³ - 3/2 समेशन ओवर R² प्लस 1/2 समेशन ओवर R, सारे समेशंस नोन है। R³ का समेशन कितना आता है, R + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2, इधर कितना आता है, R + 1 2R + 1/6, और प्लस कितना हो जाएगा, हाफ R + 1/2। अब रख लो R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पे R की वैल्यू रख देंगे अपन 12। सो अकॉर्डिंगली D comes out as correct option। इनमें देखें, अब ये फिर से कंटिन्यूएशन है लास्ट पार्ट 17 का ही। SR तो हम निकाल चुके थे, हमें TR का अब समेशन निकालना था।
तो भाई टी आर के समेशन में क्या आएगा, टी आर के समेशन में तुम कह सकते हो कि टी आर कैन बी रिटन एज 1/3 एस आर प्लस 1 माइनस एस आर, इस तरीके की चीज है, ठीक है। तो अब अपन अगर कहें तो T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, T1 को मैं लिख सकता हूं 1/3 S2 माइनस यहां पे आ जाएगा मेरे पास S1। वहीं पे T2 की बात करूं तो T2 कितना हो जाएगा 1/3 S3 माइनस S2, और इस तरीके से ये आगे चला जाएगा कहां तक, Tn पे 1/3 Sn प्लस 1 माइनस Sn तक, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर अपन देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम सभी का सम करेंगे, समेशन ओवर टी आई अगर हम एक तरीके से देखें तो समेशन ओवर टी आई इज कमिंग आउट एज 1/3। अब देख सकते हो S2 कैंसिल, सिमिलरली आगे S3 कैंसिल, लास्ट में क्या बचने वाला है Sn प्लस 1 माइनस S1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन। यहां पे Sn प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज अपन पुट कर दें और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास S1 भी अपने पास अवेलेबल है, यहां से अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 18th का इस तरीके से कुछ अपन प्रोसीड कर पाएंगे, ऑप्शन कम्स आउट एज बी। मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें FST 1 के, तो ओवरऑल पेपर अगर कहा जाए तो मॉडरेट पेपर था। पेपर 1 वाज रिलेटिवली टफर देन व्हाट पेपर 2 वाज, बिकॉज अगर हम कहें कि पेपर 1 में हमारे पास थोड़े से कंसेप्चुअली बेटर क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन भी था, लेकिन अगर हम सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की खास करके बात करें जो कि हमारे पास पेपर 2 के गिवन थे, वो काफी रिलेटिवली इजी थे, ठीक है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 11th के कंसेप्ट थोड़े से मिस आउट हो गए और बहुत दिन हो गए एक बार को पढ़े हुए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल से ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। पेपर 2 can be analyzed as easy to moderate. Paper 2 was moderate to tough, you can say, or even moderate only. So overall analysis for maths is that paper is moderate. Students can easily score, but you have to maintain your confidence till the last moment of paper 2, because paper 2 is even more scoring than what paper 1 is. So okay, all the best for your preparations. And stay tuned, stay there for live updates from Dakshina classes. Thank you.